थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा लेकिन मैं फिर लौट के आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर एक बार जीत जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 29 सितंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, खुशखबरी है, आज शाम को मंथली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाएगा 7 बजे। तो 7 बजे सभी लोग जो है लाइव रहेंगे शाम को, ठीक है। तो 7 बजे से लगातार क्लास चलेगी और पूरे महीने का जो करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। आपका पूरा का पूरा रिवीजन आज ही शाम को मैं करा दूंगा। और एक खुशखबरी और है, देखिए जो मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ है इस बार फ्री रहेगा। तो अगर आप शाम को 7 बजे लाइव आते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के जो है पीडीएफ की लिंक फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। देखिए, आज के करंट प्रश्न का पहला प्रश्न है कि विश्व रेबीज दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, विश्व रेबीज दिवस को हम 28 सितंबर को मनाते हैं और 2021 के विश्व रेबीज दिवस की थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। देखिए, जो विश्व रेबीज दिवस है ये पहली बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था और ये दिन फ्रांसीसी केमिस्ट यानी कि रासायनिक और सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने पहली बार पहली रेबीज वैक्सीन को विकसित किया था। तो याद रखिएगा, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाता है। 2021 के लिए इसकी थीम क्या है, रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर, ठीक है। और आपको बता दूं, अभी हाल ही में रिसेंटली केंद्र सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया कि वो जो है कुत्तों के काटने से होने वाला जो रेबीज है, ठीक है, इसको 2030 तक खत्म किया जाएगा। और इसके लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भी जो है अभी हाल ही में जारी की गई केंद्र सरकार के द्वारा। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर जो आपका रेबीज बीमारी है जो कि कुत्तों के काटने के बाद फैलता है, ठीक है, तो कुत्तों से मतलब कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी को किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य वर्ष है 2030। दूसरा प्रश्न है कि सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कब मनाता है। तो देखिए, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम मनाते हैं 28 सितंबर को। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में आप यूनेस्को कहते हैं, तो यूनेस्को के द्वारा ये दिवस यानी कि सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है। और यूनेस्को के बारे में आपको 3 फैक्ट बताऊंगा, ये तीनों 3 नंबर के प्रश्न है। पहला ये कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और दूसरा, यूनेस्को के हेड कौन है वर्तमान में। तो देखिए, वर्तमान में यूनेस्को के हेड हैं आंद्रे एजुले। और तीसरा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अगर ये तीनों पॉइंट पता है तो 3 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हैं। और एक प्रश्न अभी घुमा के पूछा गया था कुछ दिनों पहले, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। देखिए, जो लोग बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी भी समझते हैं इंग्लिश भी समझते हैं, उनके लिए समझ लीजिए सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए चीज़ों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समझिए और याद रखिए। तीसरा कि चौथी भारत अमेरिकी स्वास्थ्य वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई। तो देखिए, क्रम से जो चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता है ये नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई। देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। और देखिए, जो ये चौथा भारत अमेरिकी स्वास्थ्य वार्ता था, तो इसमें जो है इस संवाद के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में जो वैश्विक मामलों के कार्यालय के निदेशक हैं, जिनका नाम है सुश्री लुईस पेस, ठीक है। तो लुईस पेस ने अमेरिका की तरफ से, और भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इन्होंने भारत की तरफ से अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद में जो है भारत का लीडरशिप किया था। याद रखिएगा इसको, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपके मोइन अली हैं ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। देखिए मैंने आपको पहले भी याद दिलाया, आपको पता भी होगा शायद कि क्रिकेट के जो है 3 फॉर्मेट इस समय खेले जा रहे हैं। पहला वनडे, दूसरा टेस्ट और तीसरा हो गया आपका T20। तो देखिए वनडे में ओवरों की संख्या फिक्स होती है। वनडे मैच में लगभग 50 ओवर का मैच होता है। T20 में 20 ओवरों का होता है। लेकिन जो आपका टेस्ट मैच होता है तो टेस्ट मैच में जो है ओवरों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो सीमित ओवरों का मैच कहा जाता है वनडे को और T20 को, और असीमित ओवरों का मैच कहा जाता है इसको टेस्ट मैच को, ठीक है। तो मोइन अली जो है इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, न कि सीमित ओवरों के मैच से, ठीक है। तो ये सीमित ओवरों के मैच को खेलना जारी रखेंगे, यानी कि वनडे मैच खेलेंगे और T20 भी खेलेंगे, लेकिन टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं मोइन अली। और पांचवा कि हाल ही में मास्टर कार्ड इंक ने किसे अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। तो देखिए मास्टर कार्ड इंक ने भी हाल ही में मैग्नस कार्लसन को अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में नामित किया है। देखिए मैग्नस कार्लसन बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत महान ग्रैंड मास्टर हैं। ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से, नॉर्वे के निवासी हैं ये। नॉर्वे के जो है ये शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। परीक्षा में एक बार पूछ लिया गया था कि मैग्नस कार्लसन जो है ये किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, इसको याद रखना है। और गौरतलब है कि वो एग्जाम मैंने खुद दिया था जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि मैग्नस कार्लसन किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, याद रखना है इसको। और शायद ये आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो ये बन गया मास्टर कार्ड के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। और आपको बता दूं जो आपका मास्टर कार्ड कंपनी है तो ये जो है आपने देखा होगा आपका जो ATM कार्ड होता है उस पर लिखा होता है मास्टर कार्ड, ठीक है। तो मास्टर कार्ड क्या कहती है, एक फाइनेंशियल कंपनी है और इसके CEO है माइकल मैवेक और इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस चक्रवाती तूफान के पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी से के ऊपर से टकराने के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए एक चक्रवाती तूफान जिसका नाम गुलाब है, नाम कितना मस्त है गुलाब, ठीक है। तो एक चक्रवाती तूफान गुलाब है जिसके ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मतलब ऊपर से गुजरने और टकराने और वहां पर जो है तूफान मचाने के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है कि भैया सावधान रहो, आपके राज्य में जो है तूफान का बहुत बड़ा प्रकोप देखने को मिल सकता है। देखिए एक सवाल ये उठता है जो चक्रवाती तूफान गुलाब है, ठीक है, तो गुलाब का नामकरण किसने किया। जितने भी चक्रवाती तूफान होते हैं उनका नामकरण बहुत विशेष इंपॉर्टेंस रखता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी चक्रवाती तूफान का नामकरण किया जाता है, क्यों उसको वही नाम मिलता है जो पहले से डिफाइन होता है। तो अभी हाल ही में जो चक्रवाती तूफान पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराया जिसका नाम तय था गुलाब, तो गुलाब का नामकरण किया है पाकिस्तान ने, ठीक है। सबको मौका मिलता है, सारे देश बारी बारी से नामकरण करते हैं। तो अगले पेज पे मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी याद रखिए कि चक्रवाती तूफान गुलाब का नामकरण पाकिस्तान ने किया। गुलाब शब्द जो है अंग्रेजी में रोज को संदर्भित करता है, रोज माने गुलाब होता है। आपको बता दूं लैंडफॉल के दौरान हवा की जो गति है इस चक्रवाती तूफान गुलाब के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे बहुत स्पीड ज़्यादा हो गई। अगर आप बाइक चलाएंगे तो मुझे लगता है कि जब मैं 90 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ तो अगर मैंने ग्लासेस नहीं लगाए हुए हैं, हेलमेट नहीं लगाया है तो आंखों से लगभग पानी गिरने लगता है। सोचिए स्पीड क्या रही होगी कि आंखों से पानी गिर रहा है। तो बहुत खतरनाक जो है ये चक्रवाती तूफान है गुलाब। आइए देखते हैं गुलाब का नामकरण क्यों गुलाब के नाम से ही किया गया। देखिए गुलाब नाम चक्रवात के नामों की सूची में से है जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत और पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा बनाए रखा जाता है। यानी कि एक लिस्ट है, लिस्ट में पहले से लिखा हुआ है कि अभी जो चक्रवात आया था इसका नाम हुदहुद है। इसके बाद जो आएगा उसका नाम गुलाब रखा जाएगा, फिर चमेली रखा जाएगा, फिर जो भी है पुष्पा रखा जाएगा, फिर सोनम रखा जाएगा। ऐसे एक लिस्ट पहले से बना कर रखी गई है कि इसके बाद जो चक्रवाती तूफान आएगा उसका नाम गुलाब ही होगा, ठीक है। और ये नामकरण करने का अधिकार जो है इस पैनल में, यानी कि जो पैनल बनाया गया है, ठीक है। तो इस पैनल में जो 13 देश हैं भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं, ठीक है।
तो इन देशों को जो है अधिकार मिलता है कि बारी बारी से तुम एक नाम चुनो और अनाउंसमेंट करो, ठीक है। तो इस बार पाकिस्तान ने चुना है इस नाम गुलाब को। अगले बार अधिकार मिलेगा मालदीव को। देखते हैं मालदीव अगला जो चक्रवाती तूफान आने वाला है इस क्षेत्र में, तो उसका क्या नाम देता है, ठीक है। 7वां प्रश्न की द बैटल ऑफ रेजांगला किसकी लिखी पुस्तक है। तो देखिए द बैटल ऑफ रेजांगला जो है पुस्तक है कुलप्रीत यादव की। देखिए यहाँ पे कुलप्रीत यादव की फोटो दिख रही है। ये कौन है, देखिए ये पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, यानी कि नेवी के ये पूर्व ऑफिसर रह चुके हैं। एक राइटर बन गए हैं रिटायरमेंट के बाद। इनके द्वारा जो लिखी पुस्तक है ये 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैन्य सैनिकों के खिलाफ जो है एक बहादुर लड़ाई लड़ी, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र पर एक संभावित कब्जा हो गया। और देखिए इनकी जो पुस्तक है द बैटल ऑफ रेजांगला, इस पुस्तक को प्रकाशित किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। तो इसको याद रखिएगा, कुलप्रीत यादव जो कि एक पूर्व नेवी ऑफिसर थे, इनकी किताब आई है, इसका नाम है द बैटल ऑफ रेजांगला। 8वां प्रश्न है कि किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। तो देखिए स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। समलैंगिक क्या होता है, ये सबसे बड़ा आज का एक वर्ड है, कीवर्ड। तो समलैंगिक जिसको नहीं पता है वो जान ले। समलैंगिक मतलब समान लिंग वाले, ठीक है। यानी कि पुरुष जो है पुरुष से प्यार करे, स्त्री जो है स्त्री से प्यार करे। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आए हैं वरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है। तो वो वाला कुछ स्थिति हो जाता है। अगर लड़का लड़के से प्यार करे, लड़की लड़की से प्यार करे, और लड़की लड़की से कहे कि मैं लड़की हूँ, लड़की से ही शादी करूंगी, तो उसको समलैंगिक विवाह कहेंगे। लड़का अगर लड़के से शादी कर ले तो उसको समलैंगिक विवाह कहेंगे। यानी कि समान लिंग वाले जब दो व्यक्ति जो है विवाह करते हैं उसको हम समलैंगिक विवाह कहते हैं। तो इसको जो है अब घोषित कर दिया गया है वैध, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। देखिए स्विट्जरलैंड में अभी हाल ही में 26 सितंबर 2021 को एक जनमत संग्रह के आधार पर लगभग 2/3 बहुमत से समलैंगिक नागरिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों के लिए बच्चों को गोद लेने के अधिकार को वैध बनाने के लिए सहमत हो गया। देखिए हाल ही में जो जनमत संग्रह हुआ था स्विट्जरलैंड में, तो इसके लिए वहाँ पर जो है समलैंगिक विवाह के पक्ष में कुल एक 64.1% जो है मतदाताओं ने इसमें पॉजिटिव वोट दिया। यानी कि ये पक्ष में थे 64%, 64.1% वोटर कि नहीं समलैंगिक विवाह जो वो सही है। आदमी आदमी से प्यार कर सकता है, शादी भी कर सकता है, और औरत औरत से प्यार और शादी कर सकती है। एक गाना है, बस यही अपराध बार बार करता हूँ, और उसके आगे जो गाने का लाइन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया गया है स्विट्जरलैंड में। और 9वां प्रश्न की निम्न में से किस देश ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी। देखिए कोविशील्ड वैक्सीन काफ़ी पॉपुलर वैक्सीन है, भारत में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने इसको लगवाया। देखिए जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ठीक है, तो 24 सितंबर 2021 को अभी हाल ही में इटली ने कहा कि ये जो है हमारे देश में वैध हो जाएगा, अब हम भी जो है इसको यूज करेंगे। और सवाल ये उठता है जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको बनाया किसने है। देखिए कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जबकि इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में निर्मित किया गया है, और भारत में बहुत तेजी से जो है इसका प्रोडक्शन चल रहा है। और 10वां प्रश्न की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर निम्न में से किस निजी बैंक पर अभी हाल ही में 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देखिए जो आपका आरबीएल बैंक है, ठीक है, तो आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किस कारण से, नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर। और आरबीएल बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, मुंबई में है। आरबीएल बैंक जो है इसकी स्थापना अगस्त 1943 में की गई थी। और देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, मुख्यालय इसका मुंबई में है, और इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में की गई थी, और इसको स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत का लीडरशिप करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई। तो देखिए जो आपका इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 है, तो इसमें भारत का लीडरशिप करेंगी पूर्णिमा तिवारी। पूर्णिमा तिवारी की यहाँ पे मुस्कुराते हुए फोटो दिख रही है, ये कौन है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, लेकिन इससे पहले जानना ये जरूरी है कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है ये क्या चीज़ है। देखिए अभी हाल ही में जो 16वीं वार्षिक यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बैठक का जो आयोजन है, इसको जो है 6 से 10 दिसंबर तक जो है पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में करने की घोषणा की गई।
और आपको बता दूं ये जो है केटो वाइस में जो है आयोजित किया जाएगा, कहाँ पर, पोलैंड के। और इसका जो विषय रहेगा ये रहेगा इंटरनेट यूनाइटेड होगा। और देखिए पूर्णिमा तिवारी की बात करें तो ये 29 एम्बेसडर में से एक हैं, जिन्हें 193 देशों के आवेदकों में से हाल ही में चुना गया है। और पूर्णिमा तिवारी जो है ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है दिल्ली में, तो उसकी ये पूर्व छात्रा हैं। और ये जो है सेंटर फॉर कल्चर मीडिया एवं गवर्नेंस जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ती थी पहले। और ये अब संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में एक युवा एम्बेसडर के तौर पर भारत का लीडरशिप करेंगी। देखिए जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है ये एक संयुक्त राष्ट्र फोरम है जो कि इंटरनेट गवर्नेंस से संबंधित मुद्दों पर बहुहितधारक नीति संवाद को शामिल करता है। और आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जुलाई 2006 में आईजीएफ की स्थापना की थी, यानी कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की स्थापना की घोषणा की थी। और आईजीएफ की जो पहली बैठक है ये अक्टूबर-नवंबर 2006 में ग्रीस के एथेंस में आयोजित की गई थी। तो मैंने पूरा इतिहास बता दिया है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में। इसको याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, याद रखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और शायद वही 1 नंबर आपको सफल बना दें, क्योंकि देखिए 1 नंबर से भी जो है कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है। 12वां प्रश्न की गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन चुनी गई हैं। देखिए गुजरात में वहाँ की विधानसभा में अब तक किसी भी महिला को कभी भी विधानसभा का स्पीकर नहीं चुना गया था, लेकिन अभी एक महान रिकॉर्ड बना है। एक महिला है नीमा बेन आचार्य, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है मुस्कुराते हुए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें, रंग सुनहरा। तो ये मुस्कुराते हुए जो महान महिला है इनका नाम क्या है, इनका नाम है नीमा बेन आचार्य। ये बन गई हैं गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। तो इनको प्रणाम है, देखिए हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही हैं आप सभी लोगों को। तो नमस्ते कर रही इसका मतलब ये बता रही हैं कि बेटा मैं एग्जाम में आऊँगी और तुमको परेशान करूँगी, तो मेरा नाम याद रखना। मेरा नाम है नीमा बेन आचार्य, मैं बन गई हूँ गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, ठीक है। और इन्होंने इस पद पर स्थान किसका लिया है। देखिए इससे पहले यानी कि नीमा बेन आचार्य से पहले राजेंद्र त्रिवेदी जो है ये गुजरात विधानसभा के स्पीकर हुए करते थे, लेकिन 16 सितंबर को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इनके इस्तीफा देने के बाद जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, देखिए गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल के पहले विजय रूपाणी हुआ करते थे गुजरात के सीएम, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। भूपेंद्र पटेल अभी हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने। तो अभी हाल ही में इन्होंने अभी क्या कहा कि जो हमारा नया मंत्रिमंडल है इसके शामिल होने के बाद जो अध्यक्ष का पद खाली है विधानसभा का, तो उसमें नीमा बेन आचार्य को अपॉइंट किया जाए। याद रखिएगा नीमा बेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला विधानसभा स्पीकर बन गई हैं। और आपको बताना है गुजरात की राजधानी क्या है, ठीक है, जल्दी बताइए गुजरात की राजधानी क्या है। 13वां प्रश्न की सितंबर महीने के अंत में किस रेलवे स्टेशन को सौर ऊर्जा के माध्यम से 100% संपन्न किया गया। देखिए एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन, जिसको चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के नाम से पहले जाना जाता था। तो इसको जो है 100% सौर ऊर्जा से चलाने के लिए जो है वहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके बाद सौर पैनल लगाए गए बड़ी मात्रा में। और ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, मतलब 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो यही रखना है कि जो आपका चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदलकर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया हाल ही में। और जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ये दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने जा रहा है। देखिए जो आपका डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन है ये अब पहला भारतीय स्टेशन बन जाएगा जिसे सौर पैनलों के माध्यम से 100% दिन की ऊर्जा मिलेगी, यानी कि दिन में ये 100% सोलर एनर्जी से चलेगा, जो आपका डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको बताया, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो एक चीज़ याद रखेगा कि जो आपका एमजी रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन है ये दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए अगर आप कभी भी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो एक चीज़ नोट किया कीजिए, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं तो आप जहाँ भी जाइए, देखिए मान लीजिए अगर कानपुर सेंट्रल पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे बाहर बोर्ड लिखा होगा कि कौन सा जो रेलवे जो है ना उसके अंतर्गत वो स्टेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है तो वो नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत आता है। ऐसे ही जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
देखिए आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप जिस भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं वो रेलवे स्टेशन रेलवे के किस जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको जरूर बताइए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो कमेंट पढ़ेंगे उनको पता चल जाएगा कि कौन सा रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ये अच्छी मुहिम है आज, तो जल्दी से फटाफट बताइए। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज की क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मीठा खीरे को जीआई टैग दिया गया। तो देखिए इसका आंसर बताना है सबको। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है, इसका आंसर बताइए। और जिन कंजूसों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है उसको लाइक कर दें, लाइक करने का पैसा नहीं लगता है, मैं इसलिए मेहनत करता हूँ सवेरे जग के ताकि आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें। तो लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आंसर दीजिए कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तीसरा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, आंसर बताइए। चौथा है कि हाल ही में किसे वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, उत्तर बताइए। और पांचवा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाता है, इसका आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारत सरकार ने आभासी माध्यम में पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर वार्ता की मेजबानी की और इस वार्ता में भारत का लीडरशिप किसने किया। तो देखिए इसका लीडरशिप किया था देवेश उत्तम ने। और दूसरा था हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल प्रारंभिक बचपन शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो देखिए इसके अध्यक्ष होंगे के कस्तूरी रंगन। और देखिए तीसरा था कि हाल ही में किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में गार्डन ब्राउन को बनाया गया है ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का राजदूत। और चौथा था कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद जो भारत का यस बैंक है इसने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है। तो देखिए जो यस बैंक है ये अब वीज़ा के साथ मिलकर अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगा। और पांचवा था कि हाल ही में फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो देखिए ये कंपनी आपकी है वन कार्ड। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। और शाम को 7 बजे सभी लोग रेडी रहेंगे। 7 बजे हमारी लाइव क्लास आएगी मंथली करंट अफेयर की। पूरे महीने का जो करंट अफेयर है इसको हम घोल के पी जाएंगे शाम को। और जो लोग शाम को लाइव रहेंगे उनको फ्री में PDF भी मिलेगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।